नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने किस क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री के द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को लेकर के एक प्रमोशनल टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है। उसकी घोषणा यहाँ पर उनके द्वारा की गई है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एवीजीसी, जिसका मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा इस वर्ष के बजट में एक प्रमोशनल टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट बेट्स बिग ऑन एनिमेशन गेमिंग। और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। और यहाँ पर एवीजीसी के लिए जो टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है, उसकी चर्चा किया गया है। इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं और भारत इसके लिए एक हब के रूप में काम कर सकता है, जिसकी चर्चा इस न्यूज में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस समिति की सिफारिश पर 2018 में अधिसूचित तटीय विनियम क्षेत्र यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन मानदंड आधारित हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है 2018 में अधिसूचित तटीय विनियम क्षेत्र नियमों की, जिसे हम शॉर्ट में CRZ के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो CRZ नियम हैं, वे ऐसे नियम हैं जो समुद्र के पास नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए समुद्र तट के करीब मानव और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ऐसे नियम 1991 में बनाए गए थे। और यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इन नियमों को सबसे पहली बार 1991 में बनाया गया था। इन नियमों में समुद्र तट के पास बड़े निर्माण, नए उद्योग की स्थापना, खतरनाक सामग्री का भंडारण या निपटान, खनन, ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे चल करके सरकार ने 2011 में नए CRZ नियम अधिसूचित किए। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कमियां थीं, उसको दूर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 2014 में नए CRZ नियमों पर सुझाव देने के लिए तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान सचिव शैलेश नायक के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। और इस समिति ने 2015 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और इसी समिति के रिपोर्ट को आधार बना करके पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दिसंबर 2018 में नए CRZ नियम जारी किए गए थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैलेश नायक समिति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो नए CRZ नियम 2018 में जारी किए गए थे, उसमें समुद्र तटों पर भवन निर्माण के कुछ प्रतिबंधों को हटाया गया था, मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया था और तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन करने का लक्ष्य रखा गया था। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर नोट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है वायलेशन ऑफ CRZ नॉर्म्स, सेना क्रैंक्स अप प्रेशर ऑन राणे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक श्रृंगी गैंडा IUCN की किस सूची में है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो यानी कि एक श्रृंगी गैंडा IUCN के संवेदनशील की सूची में आता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है राइनो पोचर जम्प्स इनटू रिवर एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कि वन हॉर्न राइनो को संवेदनशील की श्रेणी में IUCN के द्वारा रखा गया है। और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका उद्देश्य सागरीय आर्थिक गतिविधियों के संबंध में स्मार्ट, टिकाऊ, समावेशी विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। यह अभिनव व्यापार मॉडल के साथ साथ सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। SDG 14 में परिलक्षित सतत विकास के लिए महासागरों, सागर और सागरीय संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान करता है। सागरीय विकास के इस मॉडल को कहा जाता है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है नीली अर्थव्यवस्था, बी है सतत समुद्री रणनीति, सी है महासागरीय अर्थव्यवस्था और डी है ए एंड सी। यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसमें समुद्री अर्थव्यवस्था की बात की गई है और यहाँ पर समुद्र के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग को लेकर के बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर चर्चा किया गया है सामाजिक समावेश का, पर्यावरणीय स्थिरता का और उसके साथ साथ समुद्री अर्थव्यवस्था का। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है महासागरीय अर्थव्यवस्था की, जिसे हम नीली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए एंड सी। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि महासागरीय अर्थव्यवस्था को नीली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इसीलिए यहाँ पर ए एंड सी दोनों सही हैं। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस अफगानिस्तान यूक्रेन क्राइसिस। और यहीं पर इन दोनों के बीच में इंडो पैसिफिक में स्थिरता और महासागरीय अर्थव्यवस्था को लेकर के भी बातें हुई हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चर्चा हुआ है ब्लू इकोनॉमी का और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। तो ये कथन पूरी तरीके से गलत है। आप सभी जानते हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसके जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि यहाँ पर पहला कथन गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों में लवणी भवन में योगदान कर सकती है। तो यहाँ पर तीसरा कथन सही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि सिंचाई के कारण कुछ कृषि भूमियों में लवणी भवन हो सकता है, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन सही है और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल यहाँ पर तीसरा कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं लेवेंडर क्रांति, जिसे हम बैगनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है, जिसका शीर्षक है लेवेंडर डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है और डोडा भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं उसी को लेकर के चर्चा किया गया है, जिसे कि बैंगनी क्रांति का भी नाम दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पादन के रूप में नामित किया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है लेवेंडर का पौधा और इसके ब्लू रंग के कारण इसे बैंगनी क्रांति भी कहा जाता है। अगर हम इस क्रांति की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा CSIR के अरोमा मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना था। इस मिशन का उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसका लाभ उठाना, किसानों की आय को बढ़ावा देना और घरेलू बाजार को भी बढ़ाना। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है और इस मिशन के तहत पहली बार लेवेंडर के पौधे किसानों को मुफ्त में दिए गए, जिससे कि ज्यादा मात्रा में किसान लेवेंडर की खेती कर सकें। यहाँ पर लेवेंडर की खेती करने से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है
आपको ध्यान में रखना है कि यह फसल यूरोपीय मूल का है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मौसम है वह इसको सपोर्ट करता है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में इसकी खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे किसान लेवेंडर की खेती के लिए आकर्षित हुए हैं। लेवेंडर की खेती वहां पर कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को लाने का काम कर रहा है। इस खेती के कारण वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके कारण सुगंधित तेलों और अन्य उत्पादों के उत्पादन में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया गया है और भारत में जो सुगंधित तेलों का आयात होता था उसे भी कम करने में मदद मिला है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो इस न्यूज़ को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं उसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।